नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोयल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोयल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 से इस टॉपिक से आप इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक वैश्विक समस्या है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो तो समाधान भी ग्लोबल ही होना चाहिए। हमें एक ग्लोबल सॉल्यूशन की आवश्यकता है। अभी मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट के तहत आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी एक रिपोर्ट में सजेस्ट किया है कि अगर ह्यूमन काइंड ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं तो उनके पास मुश्किल से 1 दशक से ज़्यादा समय बचा है। बहुत थोड़ा ज़्यादा समय बचा है। अगर इतने में हम कोई कदम उठा पाते हैं तो ठीक है, नहीं उठा पाते हैं तो हमारे पास कुछ खास समय नहीं होगा। आईपीसीसी ने यह भी कहा कि जो ग्लोबल एमिशन है, अगर हम उसे ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो ग्लोबल एमिशन को 2010 के लेवल पर 2030 तक 45% तक कम करना होगा और ग्लोबल एमिशन को 2050 तक हमें ज़ीरो लेवल पर लेकर आना होगा, मतलब बिल्कुल रोक देना होगा। तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो टारगेट अगर हम पूरे नहीं कर पाते हैं तो कौन सा रीजन दुनिया का सबसे ज़्यादा हिट होगा? दैट विल बी ट्रॉपिकल रीजन। जो दुनिया का ट्रॉपिकल रीजन है वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। इसमें ज़्यादातर ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ आती हैं, दक्षिण के देश आते हैं। मतलब इक्वेटर के नीचे का आप रीजन ले लीजिए या उसके आसपास का रीजन ले लीजिए, ये कंट्रीज सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। सबसे खास बात, कुछ और भी प्री कंडीशंस हैं जो उनके ऊपर प्रभाव डालेंगी। उनका एरिया लो एल्टीट्यूड वाला है। अगर ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ थोड़ी बहुत सर्दी भी होती है। वहाँ पर वैसे ही प्री एग्जिस्टिंग हाई टेम्परेचर है। अगर इस समय में ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रभाव पड़ा तो उनके ऊपर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ इम्पैक्ट्स अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो तमिलनाडु का वाटर क्राइसिस तो आपको याद ही है, जो इसी साल हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे इवेंट्स और भी हो सकते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग गहराती है तो। ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें, वो देश जो दक्षिण में हैं, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा नहीं किया है। आज भी उनका जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप ग्लोबल नॉर्थ, जो ग्लोब के उत्तर का हिस्सा है, वहाँ पर जो देश हैं, अगर आप उनके साथ उनका कंपैरिजन करें तो यू विल फाइंड कि उनका एमिशन आज भी बहुत कम है। पर कैपिटा एमिशन वो बहुत कम करते हैं। एक्चुअली में जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ करती हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ उसे ही फॉलो करने का प्रयास करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन, उनके बिजनेसेस। इसीलिए जो एमिशन वो पहले कर लेते हैं वो साउथ की कंट्रीज़ बाद में करने का प्रयास करती हैं और अभी भी वो उनको मैच नहीं कर पा। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे पास कोई जेन्युइन ग्लोबल कंसेंसस नहीं है कि आखिर हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग रोकेंगे। और अगर हमारे पास कोई कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं होता, हम ये मसौदा तैयार नहीं कर पाते कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाएगा, तो एनवायरमेंट एक कैजुअलिटी बन जाएगी। जो बॉटम लाइन में कंट्रीज या लोग हैं और जो ऊपर के लोग हैं, सभी लोगों को चाहिए कि मिलकर कंट्रीब्यूट करें और इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के निदान का प्रयास करें। देखिए, अगर आप बर्डन की बात करें, यू विल फाइंड आउट, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कि जितनी लो इनकम कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल एमिशन में उतना ही कम कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पर मिलियन टन में बातें बताई गई हैं। लो इनकम कंट्रीज़ 0.3 मिलियन टन पर कैपिटा के हिसाब से एमिशन कर रहे हैं। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ 1.5 मिलियन टन पर कैपिटा, मिडिल इनकम 3.9 मिलियन टन, अपर मिडिल इनकम 6.6 मिलियन टन और हाई इनकम कंट्रीज 10.7 मिलियन टन। तो जो कंट्रीज जितनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जिनकी इनकम जितनी ज़्यादा है, वो उतना ही ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा उठानी होगी। एक न्यायपूर्ण तरीका क्या हो सकता है? एक जस्ट अप्रोच ये हो सकता है कि जिम्मेदारी को ग्लोबल लेवल पर अच्छी तरीके से शेयर कर लें वो सभी देश जो जिस हिसाब से एमिशन कर रहे हैं। वर्तमान में मिटिगेट करने की जो स्ट्रेटजी है ग्लोबल वार्मिंग को, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग प्रोसेस। व्हाट इज दैट कार्बन ट्रेडिंग प्रोसेस? इसमें होता यह है कि आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा किसी कंट्री को, किसी इंडस्ट्री को, कि आप इतना ही कार्बन का एमिशन कर सकते हैं। अगर आपने कार्बन का कम एमिशन किया है
तो आप बचा हुआ एमिशन किसी एक ऐसे देश को बेच सकते हैं जिसके पास ज़्यादा एमिशन करने का स्कोप है, और वो उसके बदले में आपको कुछ पैसे दे देगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एमिशन को या टेक्नोलॉजी को और एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमाएं हैं। इसीलिए हमें एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की आवश्यकता है। मतलब हम ऐसे एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करें ही ना जिनसे बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, बल्कि हम रीन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करें। लेकिन बात यह है कि जो सिचुएशन है उसमें अभी भी ये कंट्रीज़, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वो इतनी एम्पावर्ड नहीं हैं कि वो अपना एमिशन गिरा सकें या फिर वो एनर्जी ट्रांजिशन कर सकें। इसके लिए उनके पास फाइनेंस नहीं है और उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। आवश्यकता ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी मदद करी जाए ताकि वो एनर्जी ट्रांजिशन कर सकें और एमिशन को गिरा सकें। अब ये जो सिचुएशन है उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है? आखिर हम धरती को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं? हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांजिशन हो, जिसके लिए हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम्स में। और यहाँ पर प्रपोजल क्या दिया जा रहा है? प्रपोजल ये दिया जा रहा है कि एक नई ग्लोबल ग्रीन डील साइन की जानी चाहिए। सभी देश मिलकर एक न्यू ग्लोबल ग्रीन डील तैयार करें। मुद्दा यह है कि आप एक नई ग्लोबल ग्रीन डील तैयार तो कर लेंगे, इसे फाइनेंस कैसे करेंगे? सजेशन ये आता है कि जो टॉप में कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा एमिशन करती हैं वो फंड करें ताकि उनका खुद का एनर्जी ट्रांजिशन भी हो पाए और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी एनर्जी ट्रांजिशन हो पाए। वो थोड़ा बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ के एनर्जी ट्रांजिशन को भी सपोर्ट करें। अब बात यह है कि किस आधार पर यह किया जाए। तो जो देश जितना ज़्यादा एमिशन करता है वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे, उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम एक सक्सेसफुल एनर्जी ट्रांजिशन चाहते हैं किसी भी ग्रीनर एनर्जी प्रोग्राम के लिए, तो हमें लगभग हर देश की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो अपनी जीडीपी का 1.5% एनर्जी ट्रांजिशन में खर्चा करे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन कैसे हो पाएगा या इसे कैसे फाइनेंस किया जा सकता है? इसे फाइनेंस करने का मैकेनिज्म हो सकता है ग्लोबल कार्बन टैक्स। ग्लोबल लेवल पर एक कार्बन टैक्स इंपोज किया जाए। वो देश जो जितना ज़्यादा पर कैपिटा एमिशन करता है वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। देखिए, वर्तमान में जो ग्लोबल कार्बन एमिशन है वो 36.1 बिलियन मीट्रिक टन है। 36.1 बिलियन मीट्रिक टन है। और अगर इसके ज़रिए टैक्स वसूला जाए तो $46.1 पर मीट्रिक टन के हिसाब से जो ग्लोबल कार्बन टैक्स है वो वसूला जाना चाहिए एज एवरेज। मुद्दा ये है कि ये पैसा किसके द्वारा और कितना लिया जाए। देखिए, जो कंट्रीज़ ग्लोबल पर कैपिटा एवरेज से ज़्यादा एमिशन करते हैं वो ज़्यादा पे करें, और वो कंट्रीज़ जो ग्लोबल पर कैपिटा एवरेज से कम एमिशन करते हैं उन्हें वो पैसा दिया जाए। समझ रहे हैं? सपोज करिए कि 4 मीट्रिक टन पर कैपिटा एवरेज है, तो अगर कोई देश 6 मीट्रिक टन पर कैपिटा एमिशन कर रहा है तो वो पैसे देगा, और अगर कोई देश 2 मीट्रिक टन पर कैपिटा एमिशन कर रहा है तो उसे पैसे मिलेंगे ताकि वो ट्रांजिशन करके उसे भी एलिमिनेट कर पाए। तभी हम क्लाइमेट इनजस्टिस को ख़त्म कर पाएंगे। वो कंट्रीज़ डुअली कंपनसेट हो जाएंगी। एक और तो उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे जिसके ज़रिए वो अपना ट्रांजिशन कर पाएंगे। एट द सेम टाइम ग्लोबल वार्मिंग के दंश से वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, तो उन्हें उससे भी मदद मिल जाएगी। वर्तमान में जो ग्लोबल एवरेज है कार्बन एमिशन का, दैट इज़ 4.97 मीट्रिक टन। ये एवरेज है, ठीक है, पर कैपिटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। और अगर आप इस लेवल के ऊपर की बात करें कि कौन से ऐसे देश हैं जो पर कैपिटा 4.97 मीट्रिक टन के ऊपर एमिशन करते हैं, तो उनकी संख्या आपको 68 मिलेगी। 68 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस एवरेज के ऊपर एमिशन करती हैं। इन्हें होना चाहिए पेयर, ये पैसा दें। और ऐसी कंट्रीज जो इस पर कैपिटा मीट्रिक टन के नीचे एमिशन करते हैं उनकी संख्या आपको 135 मिलेगी। इन्हें होना चाहिए बेनिफिशियरी, जिन्हें पैसा मिले ताकि ये अपनी एनर्जी ट्रांजिशन को कंप्लीट कर सकें। जो टोटल कार्बन कंपनसेशन निकल के आएगा, ये जो पेयर नेशंस हैं, अगर वो अपने पर कैपिटा के हिसाब से एमिशन के हिसाब से पे करें तो जो अमाउंट हम गैदर कर पाएंगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली $570 बिलियन। $570 बिलियन ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इस पूरे अमाउंट को जो पेयर कंट्रीज से गैदर किया जाएगा, ये कैसे गैदर किया जाएगा?
जो एवरेस्ट से जितना ज़्यादा एमिशन करता है वो उतना ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। और इस आधार पर जो बर्डन है वो बहुत ही, जो लोग कम एमिशन करते हैं उनके ऊपर कम होगा, जो लोग ज़्यादा एमिशन करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा होगा। और इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट करने का मैकेनिज्म ये हो कि जो कंट्री एवरेस्ट से जितना ज़्यादा नीचे है उसे उसी हिसाब से कंपनसेट कर दिया जाए, ताकि वो उसे भी एलिमिनेट कर सके। अगर आप अपना एमिशन कम करते हैं तो आपको एक तरीके का इंसेंटिव मिले। जो कंपनसेटेड कंट्रीज हैं उनमें इंडिया टॉप पर आएगा, बिकॉज पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है और ग्लोबल एवरेज एमिशन से इंडिया की डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जो इंडिया है, ग्लोबल एवरेज की हम बात कर रहे थे, कितना था? दैट वाज 4.97 मीट्रिक टन, और इंडिया में पर कैपिटा एमिशन क्या है? दैट इज 1.73 मीट्रिक टन। जो जितना कम एमिशन कर रहा है उसे उतना ज़्यादा कंपनसेट किया जाए। जो अदर सस्पेक्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा, उनमें ग्लोबल साउथ की कई सारी कंट्रीज़ हैं। सरप्राइजिंगली इसमें आपको फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड भी मिल जाएगा। इनका भी पर कैपिटा एमिशन एवरेस्ट से काफ़ी नीचे है। तो ऐसा नहीं कि इससे केवल लो इनकम कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ बेनिफिट होंगी, बल्कि इससे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी बेनिफिट अवेल कर पाएंगी जिन्होंने अपना ग्लोबल एमिशन एवरेज के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कम कर रखा है। देखिए, चाइना फर्स्ट लिस्ट में होगा अगर पेयर की बात आएगी। वो बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, हालांकि वो डोमेस्टिक लेवल पे ट्रांजिशन के लिए भी काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। इस लिहाज से उनका जो पे करने का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा घट जाएगा। उसमें एक प्रावधान ये भी होगा कि अगर कोई देश अपनी खुद की कंट्री के ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है तो उसे थोड़ा बहुत कंपनसेट कर दिया जाएगा। इस आधार पर उद्देश्य ये रहेगा कि सभी देश ट्रांजिशन तेजी से करें, एमिशन को हम गिराएं, और इसमें जो लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें उतना ज़्यादा पे किया जाए ताकि वो एनर्जी ट्रांजिशन अच्छी तरीके से कर सके। इस आधार पर आप इसे ग्लोबल ग्रीन रॉबिनहुड टैक्स कह सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर किया। एक क्वेश्चन मीन्स का है, सबसे मोस्ट रीसेंट इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के मुताबिक जो ह्यूमन काइंड है उसके पास ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए 1 दशक से थोड़ा ही ज़्यादा समय बचा है। जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है मिटिगेशन स्ट्रेटजी की, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग प्रोसेस, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो आप बताइए कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और अन्य क्या सजेशंस आप बताएंगे जिसके जरिए हम ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में डिस्कस करना है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।